गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके तीन केसेस क्या क्या हैं, रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड क्यों होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इन तीनों टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंडिंग। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड कर जाता है, उसका जो ओरिजिनल पाथ है उससे वो चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये बेंड कैसे होता है, उसके लिए तीन कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं तीनों कंडीशन में बेंड कैसे होगा। पहले स्टार्ट करते हैं केस 1 में, जब हमारा लाइट रेयर मीडियम से रेयर टू डेंसर जाए। यहाँ रेयर टू डेंसर का मीन्स ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ठीक है, जो कि मास और वॉल्यूम में हमने जो डेंसिटी पढ़े हैं उससे ये अलग होता है। तो रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर रेयर मीडियम होता है और वाटर डेंसर मीडियम होता है। तो अगर रेयर से डेंसर, सपोज दैट ये लाइट आ रही है रेयर से डेंसर में, अब यहाँ पे क्या होगा, एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। अब ये इसका जो पाथ है, ओरिजिनल पाथ इसका क्या है, ऐसे, लेकिन ये होगा क्या, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। जो पाथ इसका ये इस साइड जाना चाहिए था, अब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। इससे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल, ये मुड़ता है टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा जब रेयर से डेंसर में आएगा। तो अब केस 2 में आते हैं, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, यानी वाटर से एयर में जाए, उस कंडीशन में क्या होगा। सपोज दैट हमने यहाँ से टॉर्च से लाइट मारा पानी के अंदर से, तो वो क्या होगा, लाइट यहाँ पे जाएगा इसके सरफेस से टकरा के, यहाँ पे तो नॉर्मल होगा, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। अब ये जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा। ओरिजिनल पाथ तो इसका ये होता अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता तो, लेकिन क्या होगा, ये जो नॉर्मल हमारा है, इसके नॉर्मल बोलते हैं, इस नॉर्मल से थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, दैट मींस ये इस साइड चला जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इस कंडीशन में एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, और नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट पास करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 3 में, जब लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर सरफेस पे पड़े, सपोज दैट बिल्कुल ये परपेंडिकुलर इस सरफेस से टकराती है, एयर से वाटर जब एंटर करती है, उस कंडीशन में लाइट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन। ये अगर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर अगर लाइट आता है तो वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये लाइट मुड़ता क्यों है, व्हाई डज लाइट बेंड ऑन रिफ्लेक्शन। ये लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, ये तो समझ में आया कि भाई ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम हो गया, लेकिन स्पीड कम होने के बाद वो मुड़ता क्यों, वो समझते हैं हम लोग। तो सपोज दैट ये पहले तो हमें समझना होगा कि जो लाइट है वो एक इलोंगेटेड बॉडी है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और जब वो इलोंगेटेड सरफेस से टकराता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, इसका ब्रीथ भी हो, जैसे लाइट अगर आ रही है तो लाइट का कुछ ब्रीथ भी होगा, ये ब्रीथ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वो जब किसी ऑब्लिक सरफेस से, प्लेन अगर परपेंडिकुलर टकराएगी तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ऑब्लिक सरफेस है उससे टकराता है तभी जाकर रिफ्लेक्शन होता है। एक एग्जांपल में देख लेते हैं। सपोज दैट ये कार है, ये कार मूव करता हुआ आ रहा है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो ये कार जैसे ही इस डेंसर मीडियम में पहुंचेगा, क्योंकि सरफेस ऑब्लिक है, तो एक इसका पहिया पहले पहुंच जाएगा, तो ये स्लो हो जाएगा, और ये पहिया स्टिल फास्ट रहेगा, तो ये चलिए एक पहिया उसका बिल्ड स्लो हो जाएगा और एक पहिया फास्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अपने आप बिल्ड हो जाएगा। आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो कई बार इस चीजों को फील किया होगा कि जब एक चक्का बालू में चला जाए, दूसरा चक्का अगर बालू से बाहर है तो स्किड कर जाता है बाइक। उसी तरीके से लाइट भी
एक जो पार्ट्स पहले पहुंच जाता है डेंसर मीडियम में वो स्लो हो जाता है, और जो लेट से पहुंचता है वो थोड़ा फास्ट करता है, जिसकी वजह से लाइट का बेंडिंग हो जाता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है लाइट को बेंड होने में। एक तो लाइट को हमें एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, एक पॉइंट नहीं समझना होगा, क्योंकि अगर पॉइंट होता तो सीधे निकल जाता, वो बेंड नहीं करता। लेकिन लाइट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है विड्थ के अलोंग, उसकी कुछ चौड़ाई भी होती है, और जब उसकी विड्थ होगी, जब उसकी चौड़ाई होगी, तो हर लाइट एक ही साथ ऑब्लिक सरफेस पे नहीं पहुंचेगा, और अगर परपेंडिकुलर पहुंचेगा तो फिर कोई भी रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। रिफ्रैक्शन तभी होगा जब वो ऑब्लिक सरफेस पे पास टकराए। तो ये हो गया हमारा लाइट के बेंडिंग होने के रीजन। तो एक लाइट को हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझना होगा, दूसरा वो ऑब्लिक सरफेस से टकराएगी तभी वो बेंड करती है, अदरवाइज वो सीधा निकल जाती है। अब आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये भी समझते हैं। तो क्रिटिकल एंगल होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने पर क्रिटिकल एंगल क्रिएट नहीं हो सकता। ऑलवेज डेंसर टू रेयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट को मूव करना होगा। जैसे सपोज है ये हमारा इधर वाटर है, और वाटर से हमने लाइट को ले लिया, लाइट को लेके हम लोग, ये लाइट है, इस सरफेस से टकराया, यहाँ पर हमने नॉर्मल बना दिया, तो क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट जो है वो इसका जो ओरिजिनल पाथ ये था इससे ज्यादा मुड़ जाएगा, दैट मींस इधर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, इससे ज्यादा दूर भाग गया। तो अब अगर लाइट को, और ये हमारा इंसिडेंस एंगल हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब लाइट को इंसिडेंट रे को और ज्यादा तिरछा कर दे, थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दे, ये नॉर्मल है, सपोज दैट इंसिडेंट रे को और ज्यादा अगर बढ़ा दे तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये और ज्यादा होगा, करीब ऐसे हो जाएगा। और भी अगर हम बढ़ाते हैं इंसिडेंस एंगल को, सपोज दैट ये नॉर्मल है, इंसिडेंस एंगल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो एक समय बाद क्या होगा, ये लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं पानी से, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और जो लाइट है वो उसी मीडियम में रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जब इंसिडेंस एंगल गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंस एंगल से ग्रेटर था और बाहर निकल गया। इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल और ज्यादा बढ़ेगा, इंसिडेंस एंगल को और ज्यादा बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस उसके बाद लाइट दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। तो इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल करते हैं, IC, दिस इज क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंस एंगल की वो वैल्यू जिसमें लाइट दूसरे मीडियम में न जाए, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर रह जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। और ये क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है डायमंड का। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है करीब 24.5 डिग्री, यानी 24.5 डिग्री से ऊपर जितनी भी लाइट डायमंड में जाएंगी वो सब उसमें ही रिफ्लेक्ट होते रह जाएंगी, जिसकी वजह से डायमंड ज्यादा ग्लो करता है। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को तीनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्शन, इसके तीनों केस, कब नॉर्मल की तरफ जाता है, कब नॉर्मल से दूर जाता है, कब स्ट्रेट निकल जाता है। यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है। और लाइट मुड़ता क्यों है वो भी इस एग्जांपल से समझ सकते हैं आप लोग, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।